आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? देखिए, जो मूल अधिकार है उसमें महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है दिया है। ए है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में जो दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान जहाँ अपने नागरिकों को विराट रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ए है ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता या फिर समान नागरिक संहिता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को भारतीय संविधान में जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसद जो संशोधन कर सकता है। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? देखिए, वो जितने भी भारत में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो दिया है ए, भाषण का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवन का अधिकार। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार आपात के दौरान छीना नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में उपबंधित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 को अनुच्छेद 359 की परिधि से बाहर निकाल दिया है। अब जो है आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 व 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? तो दिया है पहला कथन, इन्हें इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं। देखिए, सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसे देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो सही है। इन्हें संविधान के भाग ये कुछ मिस्टेक है, भाग में शामिल नहीं किया गया है, शामिल। देखिए, जो भी यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये कथन नहीं होगा। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक आर्थिक प्रदान करना, ये सही हो जाएगा। इन राज्यों को इन्हें अनिवार्य लागू करना होता है, ये जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? ए है अनुच्छेद 16 से 20, 23 से 24, 25 से 28 या फिर 29, 30। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23, 24, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 23, 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23(1) के द्वारा मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम प्रतिनिधित्व किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। 5 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे बाल श्रम में आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है
भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या फिर संविधान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका है। संसद न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के हनन पर रिट निकाल सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट निकाल सकते हैं। इस प्रकार उच्चतम और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अभी बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रिट अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? कौन सा रिट है जो अपने जो अधिकारी हैं उनके कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश किया जाता है। इस रिट का प्रयोग एक ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित है। तो किसको निहित है? उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को और अधीनस्थ न्यायालय को। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत क्या है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अर्थात 32 और उच्चतम न्यायालय 226 और 32। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम न्यायपालिका। इसमें क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से का मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया गया उसका संरक्षक कौन है? अनुच्छेद 32 अर्थात 226 भी है, यानी कि दोनों उच्चतम न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ये दोनों हैं, तो ये दोनों न्यायपालिका में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? व्यक्तिगत अधिकार बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य विभाज्य दीवार, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर देखिए कि व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकारी का उपयोग नहीं कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोक कल्याण के विरुद्ध जो व्यक्ति है वो किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, ये समाज कल्याण की सही संरचना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? देखिए कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य के सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण जो सुनिश्चित करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 48 में पशुपालन के संदर्भ में विशिष्टतः गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उसके वध प्रतिषेध के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है वो है ब्रिटेन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से। देखिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि इसमें 60 देशों के अनुभव को समाविष्ट किया गया है। कानून अर्थात विधि के समक्ष समानता, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन आदि जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति है? 48, 47, 50 और 51। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, न्याय संगत अधिकार के रूप में या फिर अन्याय संगत अधिकार के रूप में? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार कहा गया है, यानी कि कानूनी अधिकार है वर्तमान में। देखिए और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर जापान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या फिर देश में पुलिस राज की स्थापना करना या फिर जनता के नैतिक स्तर को उठाना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक प्रजातंत्र की संज्ञा दी थी, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा माना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है 14, 15, 16 या फिर 17? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति की बात कही गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। इसी के मद्देनजर भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम संबंधी अधिनियम जो 1955 पारित किया, जो जून में ये कब लागू हुआ था? जून 1955 में लागू है, 1955 से लागू है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? 42वां, 44वां, 25वां या फिर 45वां? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो 36 लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसके द्वारा कुछ निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, जैसे सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार आदि, ये सब शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। देखिए अभिकथन है ए, मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी कथन सही है। देखिए उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 क मूल अधिकारों का उपबंध करता है, मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत यह वर्णित है कि उनके द्वारा देशभक्ति तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्प्रेषण के बारे में बताया गया है कि उत्प्रेषण लेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द देखिए, यहाँ पे दिया है कि कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत के स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है, बिल्कुल सही, ये कर सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। देखिए कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी, ये भी सही हो जाएगा। कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार
में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण, ये भी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? 21 के क्षेत्र में कौन आते हैं? ये है आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। तो यहाँ पे दिए जो ABCD अर्थात चारों सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समक्ष समता। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडमस का अर्थ क्या है? सशरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायालय में वाद का हटाना, प्राधिकार को चुनौती देना। यहाँ पे देखिए देना हो जाएगा। और हम आदेश देते हैं, मैंडमस परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो परमादेश एक न्यायिक उपचार है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण करता है हो और विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, वहाँ पर न्यायालय द्वारा इस याचिका को जारी कर कर्तव्यों के लिए बाध्य किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में इस याचिका का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।